गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज़ अ न्यूटन्स थर्ड लॉ? हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया है, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ लिया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या था, एफ नेट ज़ीरो है, तो अगर एफ नेट ज़ीरो है तो ए नेट भी क्या होगा, ज़ीरो। ए नेट ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ था फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज हम करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। व्हाट इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज़ equal and opposite reaction। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कई लोग एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी को स्लैप करो, थप्पड़ लगाओ, तो बदले में आपको दूसरा थप्पड़ मारता है। ये कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन वास्तव में कैसा है, आपने अपने हाथ से किसी के गाल को, किसी के चिक को स्लैप किया, तो आपके हाथ ने गाल को कितने तेज़ी से फोर्स लगाया वो आपका एक्शन, और चिक ने हैंड पे कितना रिएक्शन लगाया, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। ये नहीं होगा कि आपने उसको थप्पड़ मारा तो बदले में उसने उसको थप्पड़ मार दिया ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि यहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, पहली बात, दे आर ऑफ सेम नेचर, दे आर ऑफ सेम नेचर। अगर वो सेम नेचर के हैं तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहलाएंगे। दूसरा, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। थर्ड, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, मान लो कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक, इस ब्लॉक का कोई मास है m, तो इस ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन n। तो इस केस में ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू mg। तो क्या मैं ये कह दूँ ये एक्शन फोर्स है और ये इसका रिएक्शन फोर्स है? क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहली बात, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। ये क्या है, बॉडी का वेट है, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों अलग अलग नेचर हैं, तो पहली बात तो ये एक्शन रिएक्शन हो नहीं सकते। दूसरी बात, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है वास्तव में। एक्शन रिएक्शन होता क्या है कि भाई ध्यान से देखना एक बार, कि अगर मैं सेम केस को फिर से डिस्कस करूं, ये मास m, इस मास का वेट लग रहा है नीचे mg, तो ये फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस फ्लोर ने इस ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन लगाया ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक भी तो इस फ्लोर पे रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये इसको नाम दे दो n डैश, तो n इज इक्वल्स टू n डैश। ये आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ना कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। समझ पा रहे हो कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर फ्लोर ब्लॉक के ऊपर एक्शन कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक फ्लोर पे रिएक्शन करेगा कहाँ, नीचे की तरफ, n डैश। इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, n इज इक्वल्स टू n डैश, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो ये कह रहे थे हम कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं और पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। तो समझ में आया कि ये वाला जो है वो आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी नहीं हो सकता, दोनों की नेचर क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो समझ में आया एक्शन रिएक्शन क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन फोर्स की कंडीशन क्या है, दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड दे आर ऑफ द सेम नेचर।
मान लीजिए ये एक आपका रिजिड सपोर्ट है और ये एक रोप, इस रोप को ये इंसान इस रोप को पकड़ के चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस इंसान का जो मास है वो 80 kg है, ठीक है। और इस रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इस रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 1000 न्यूटन है। मतलब अगर इससे ज़्यादा वेट हो गया तो ये रस्सी टूट जाएगी। अब ये इंसान इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। तो ये रस्सी को पकड़ के खींच रहा है तो रस्सी इसके ऊपर एक्शन कर रही है, ये इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। इसका वेट कितना लगेगा नीचे? mg। अब रस्सी इसके ऊपर रिएक्शन करेगी, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। तो समझ पा रहे हो कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है? रस्सी ने इसको खींचा, इसने रस्सी को ऊपर खींचा, तो ये आपका एक्शन रिएक्शन है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, what is the maximum acceleration of the man when he climb up on the rope। जब वो रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो क्या लिखोगे? T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, m कितना दे रखा है आपको? 80 इंटू a। t मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉइंट कितना है इसका? मैक्सिमम 1000 न्यूटन, 1000 माइनस मास कितना है इसका? 80, और g की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो g की यहाँ पे लिख दो 10। तो अब यहाँ से आपने ब्रेकिंग पॉइंट अगर मैक्सिमम टेंशन रख लिया तो इस टाइम जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कैसा एक्सेलरेशन आएगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 1000 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 80a, तो 200 इज इक्वल्स टू 80a। a की वैल्यू आ गई 200 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5/2, ठीक है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन के साथ इंसान ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा। देखो ध्यान दो, क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपका ये जो एक्सेलरेशन आया ना, ये मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट लिया था हमने टेंशन का, ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा था 1000 न्यूटन। मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा एक केस और डिस्कस करेंगे वेइंग मशीन का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वेइंग मशीन और एलिवेटर का केस, लिफ्ट का केस, ओके। देखिए वेइंग मशीन एक्चुअली वेइंग मशीन जो होती है वो आपका वेट मेज़र करती है। वेट ना लिख के मैं ऐसे लिख दूँ, विच मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेज़र करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है आपका? वेइंग मशीन मेज़र करती है, ठीक है। वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेज़र करती है। सबसे पहला केस देखिए, मान लीजिए ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है। केस ए, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये पर्सन ये खड़ा है और यहाँ इसकी एक वेइंग मशीन रखी है, मतलब लिफ्ट फिलहाल कैसी है? एट रेस्ट। तो अब ये इंसान खड़ा है, इसका मास कितना है? m। तो वेइंग मशीन इसका वेट कितना पड़ेगी? mg। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अभी रेस्ट पे है तो क्या लिखोगे? n इक्वल्स टू mg। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और mg क्या है आपका? वेट। mg क्या है आपका? वेट। तो जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे होगी तब वेइंग मशीन आपका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही पड़ेगी जितना आपका वेट है।
अभी मैंने आपको क्या कहा कि वेइंग मशीन आपका नॉर्मल रिएक्शन पढ़ती है, तो आप यहाँ मान के चलो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वेट के इक्वल है। तो आपका जो मशीन वेट पड़ेगी वो कितना पड़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन जितना, और वो जो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ये केस कब है, जब आपकी लिफ्ट कैसे है, रेस्ट पे। देखिए सेकंड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आपकी लिफ्ट कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। देखिए ये आपकी लिफ्ट, यहाँ पे फिर से एक इंसान खड़ा है, ये वेइंग मशीन है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन से। इंसान का वेट कितना लगेगा नीचे, mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, n। रिएक्शन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, mg प्लस एम ए। यहाँ देखो पहले केस में n किसके इक्वल था, mg, खाली वेट जितना होता था, पर वेट के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो वेट है वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ए के साथ, तब आपको ऐसा फील होगा कि आपका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ वेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन हमेशा क्या पढ़ती है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ती है, और नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल तब आता है जब आपकी लिफ्ट कैसे हो, रेस्ट पे। अभी लिफ्ट रेस्ट पे थोड़ी ना, इस केस में लिफ्ट कहाँ जा रही है, ए एक्सेलरेशन की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर। तीसरा केस देखिए, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with constant acceleration। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी फिर से वही लिफ्ट, वही पर्सन खड़ा है, वही वेइंग मशीन। लिफ्ट अब नीचे की तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से। इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे mg। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये इसके ऊपर जो लगाएगा n, और ये नीचे की तरफ लगाएगा n डैश, ये एक्शन रिएक्शन होता है। पर अभी मेरे को इसका काम नहीं है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। एन को उस साइड ले जाऊँ, mg माइनस एम ए इक्वल्स टू n, तो m कॉमन आ गया, g माइनस ए इक्वल्स टू n। फिर से इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, n क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन क्या पढ़ती है आपका, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ती है। पहले नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल था, mg के, जब आपकी बॉडी कैसे थी, रेस्ट पे, लिफ्ट कैसे थी, रेस्ट पे। बट अब लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो वेट mg से कुछ घट गया, यानी कि वेट डिक्रीजेज, वेट डिक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यानी कि जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा, बट जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो आपका वेट बढ़ जाएगा, और जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तब आपका वेट घट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वेट क्या है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन n। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, n क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन है। चौथा केस देखो, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल, देखिए ये लिफ्ट है। अब लिफ्ट अपने आप तो आपको पता जाती नहीं है, लिफ्ट रस्सियों से ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है। ये आप खड़े थे यहाँ पर और यही वेइंग मशीन थी। ये जो लिफ्ट थी ऊपर की तरफ जा रही थी, बाय चांस क्या हो गया, इसकी रस्सी कट हो गई, टूट गई। तो टूट गई, तो टूटने के बाद आपकी लिफ्ट कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगी, यानी इसका एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल होगा, जी के, ठीक है। बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो क्या लिखोगे, नीचे की तरफ आ रही है तो mg माइनस एन इक्वल्स टू एम ए किसके इक्वल है, g के, तो mg माइनस एन इक्वल्स टू mg, mg से mg कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नॉर्मल रिएक्शन 0, नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब वेट 0, वेट 0 का मतलब क्या होता है, वेट 0 का मतलब होता है वेटलेसनेस, यानी कि आप अपने आप को बिना वजन के पाओगे, हल्का फ्री करोगे।
ठीक है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन आपका वेट के इक्वल है, ऊपर की तरफ जा रही है वेट बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आएगी तो वेट घटेगा, और रस्सी टूट जाएगी तो वेट कैसा हो जाएगा, वेटलेसनेस। आप बिल्कुल अपने आप को हल्का फ्री करोगे। क्लियर है? ठीक। तो ये आपके सिलेबस में है, एलिवेटर का केस या फिर कहो वेइंग मशीन का केस। ये 4 केसेस आप अच्छे से लिख लीजिए। पहले एक केस और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। कर लिया आपने? यहाँ इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए ई केस बना लेते हैं इसको। मान लो ये है आपकी लिफ्ट, यहाँ आप खड़े हो, वही फिर से वेइंग मशीन। अब की बार जो आपकी लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ आ रही है 2g एक्सेलरेशन से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ट्वाइस। इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ आ रही है तो mg माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए, mg माइनस एन इज इक्वल्स टू m इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी 2g, ठीक है। तो यहाँ से mg माइनस m इंटू 2g इक्वल्स टू n, mg माइनस 2mg माइनस mg इज इक्वल्स टू n, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो आपके पास लेस देन 0 आया, या ये कहो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कैसा आया, नेगेटिव। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं होगा। किसका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, आपका और लिफ्ट का। आपका और लिफ्ट का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। आप लिफ्ट से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ टकरा जाओगे, मतलब आपके पैर और लिफ्ट की ज़मीन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी, आप ऊपर की तरफ चले जाओगे। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इन केस ऐसा हो जाए कि अगर लिफ्ट आपकी ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आना स्टार्ट कर दे तो आपका फ्लोर के साथ, ज़मीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, आप ऊपर की तरफ आ जाओगे। एक चीज़ और हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, अगर आपका पैर से कांटेक्ट टूट जाता है तो आपका सिर लिफ्ट से टकराएगा या लिफ्ट आपके सिर से टकराएगी। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए लिफ्ट आपकी ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रही है तो ये बताइए क्या होगा। आपने इसको सॉल्व करके देखा, सेम फिनोमेनाज लगाए जैसे आपने पहले लगाए थे, ठीक है। आपको ये मिला कि नॉर्मल रिएक्शन मेरा नेगेटिव आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 से कम है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन तो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कि कोई कांटेक्ट नहीं बचेगा। कोई कांटेक्ट नहीं बचेगा मतलब आपके पैर और फ्लोर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। आप ऊपर की तरफ उछलोगे, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ उछलोगे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लिफ्ट से टकराओगे या लिफ्ट आपसे टकराएगी। सोच के बताओ बेटा, लिफ्ट आपसे टकराएगी। क्यों लिफ्ट आपसे इसलिए टकराएगी क्योंकि लिफ्ट ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। जितने में आप उछलोगे, जितने में आपका नॉर्मल रिएक्शन खत्म होगा, इतने में लिफ्ट फटाफट नीचे आ जाएगी। तो क्या आंसर रहेगा कि आपके पैरों के और लिफ्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा और लिफ्ट आपके सिर से टकरा जाएगी। लिफ्ट जब आपके सिर से टकराएगी, राम राम सत्य, मर जाओगे, ठीक है। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये केसेस मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हम थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इस टॉपिक को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी सिलेबस में है, इस चैप्टर के साथ साथ है, तो साथ साथ डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ठीक है, आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है क्या लिख सकते हो, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम के बारे में मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ जब बताया था आपको, तब भी मैंने थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मान लीजिए मोमेंटम को लिखते हैं P से। मोमेंटम क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ इन एनी केस, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है
एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0। अगर किसी सिस्टम के ऊपर फिजिक्स में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो 0 इक्वल्स टू dp बाई dt। व्हाट इज अ dp बाई dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। dp बाई dt यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग इज 0 कब आता है? जब p कैसा हो, कांस्टेंट। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम कांस्टेंट कहो या मोमेंटम क्या कहो, कंजर्व। क्या कहा मैंने? अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। क्या मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व है? इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट देखो, मान लीजिए ये आपके पास एक गन है, ठीक है, और इसमें से एक बुलेट निकली, ठीक। इस गन का मास है कैपिटल M, इस बुलेट का मास है स्मॉल m, ठीक है। अब बुलेट निकलेगी आगे की तरफ, मैंने मान ली इसकी वेलोसिटी कितनी है v और इसकी वेलोसिटी है v। कभी भी जब हम गन को फायर करते हैं, मतलब बुलेट को फायर करते हैं, तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है बेटा, गन ना पीछे की तरफ आती है थोड़ी सी। तो जो गन जितनी वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ आती है, इस v को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, रिकॉइल वेलोसिटी। या फिर ऐसे लिख लो, रिकॉइल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which is the velocity with which gun recoils। जितनी वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ वापस आती है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बताओ, मान लीजिए पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे एफ नेट क्या है, 0। अगर एफ नेट 0 है तो एफ क्या होता है, dp बाई dt। 0 है यानी कि मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट। अब यहाँ लगेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर बुलेट का मास स्मॉल m है, गन का मास कैपिटल M है, बुलेट आगे की तरफ स्मॉल v वेलोसिटी से निकल रही है, तो गन पीछे की तरफ आएगी, तो क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम। क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम। कंजर्व होने का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम। p इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी कि pf। p इनिशियल किसके इक्वल होगा, p फाइनल के। स्टार्टिंग में जब गन के अंदर ये पूरा लोडेड थी, बुलेट थी, तब गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, 0। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बुलेट का मास कितना है, m, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, v, इस साइड जा रही है, प्लस गन का मास कितना है, m। अब गन कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो वेलोसिटी को कैसे लोगे, -v, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू mv माइनस mv। ऐसे लिख सकते हो, mv इज इक्वल्स टू mv। अगर आपको इसमें v की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, mv अपॉन m। एंड व्हाट इज कैपिटल v, v इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। क्या होता है v, v को हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल्स, गन कितनी स्पीड से रिकॉइल हुई है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर है? तो अभी सिस्टम पे नेट फोर्स कितना था, 0। नेट फोर्स 0, तो F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंजर्व, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? ये आपका केस फर्स्ट। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर आपका ख़त्म। देखिए सेकंड केस, केस सेकंड। मान लीजिए एक बॉल है ये जिसका मास है m1, दूसरी बॉल ये जिसका मास है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। आपस में टकरा गई। टकराने के बाद अब आपस में टकराएंगे तो भाई कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ में तो चेंज होगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना, मास तो इंटरचेंज नहीं होंगे। मास पहली बॉल का अगर m1 था तो m1 ही रहेगा, दूसरी बॉल का मास m2 था तो कितना रहेगा, m2। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0, तो F इज इक्वल टू dp बाई dt। मोमेंटम क्या आएगा, कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पहले का मोमेंटम और बाद का टकराने के बाद मोमेंटम। टकराने की इंग्लिश होती है कोलिजन। जब ये कोलाइड करेंगे बीच में इंटरमीडिएट स्टेट कुछ ऐसी सी आएगी, जब आपस में टकराएंगे तो इसे बोलते हैं इनका कोलिजन हो गया। ठीक है, टकराने के बाद इनके वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज। पहले इसकी u1 थी, इसकी u2, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 v2 m1 m2 m1 m2। तो क्या लिखोगे बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी प्लस मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी m2 u2। टकराने के बाद m1 v1 और इसकी m2 v2। जो उन सा भी डाटा आपको गिवन है, जो भी चीज़ गिवन है इस इक्वेशन के अंदर पुट करो और जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? तो आज के हम टॉपिक में हमने डिस्कस किया न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, दे आर ऑफ सेम नेचर, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट जीरो है तो एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी आएगी, कांस्टेंट। एक केस पढ़ा हमने बुलेट वाला और दूसरा केस पढ़ा हमने कोलिजन वाला। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपका आज ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।